सो हे गाइस, हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे, ये ऑलरेडी canada.ca की वेबसाइट खुली है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट पे जाके हमें स्टार्ट करना है। जो आपको पता ही होगा, जब आपने अपना GCK अकाउंट बनाया था, जब आप इंडिया से इधर आए थे, या आपके एजेंट ने आपके लिए बना के दिया होगा, उसी में आपको जाके आपको ये एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। बट अगर आपके पास वो अकाउंट नहीं है, या फिर आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आप भूल गए हो पासवर्ड, नो प्रॉब्लम। आप ये डोंट हैव एन अकाउंट, ये वाला रजिस्टर बटन दबा के आप अपना सारा डिटेल्स भर के फिर से आप अपना एक GCK अकाउंट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब हम आगे चलेंगे, ये साइन इन विद GCK। अब यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा नाम ऊपर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि आपने इतनी में अभी लॉगिन किया था पहले। ठीक है, अब मेरा ये अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, ये वाला पेज देखो, इसको जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन का एक हेडिंग होता है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई टू कम टू कैनेडा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, इससे आप अपना वर्क परमिट PGWP अप्लाई करने के प्रोसेस में चालू हो जाओगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं पर्सनल रेफरेंस कोड, तो हमारे पास कोई रेफरेंस कोड नहीं है, तो हम तो ये इस पर नहीं करो। आप नीचे आओ, नीचे आके आप ये देख रहे हो, यहाँ पे विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड और वर्क परमिट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो मैं एक एक करके आंसर करूँगा, आप भी उसको देख सकते हैं। अगर आपकी वो कंडीशन मैच होती है तो आप भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्क परमिट की सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि आपका स्टडी 8 मंथ्स या फिर मोर देन दैट होना चाहिए। तो जिनका स्टडी लेस देन 8 मंथ्स है तो उनको वर्क परमिट अप्लाई वो नहीं कर सकते, बट जिनका नहीं है या जिनका ज़्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा 2 साल का कोर्स है तो मैं कर सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा। तो हम बोलेंगे हम भाई वर्क करना चाहते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा। तो वी विल बी स्टेइंग इन कैनेडा टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ्स। और आगे चलते हैं, फिर अब अपनी कंट्री बताओगे। कंट्री क्या, तो मेरी कंट्री इंडिया है, तो मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, IND। ठीक है, व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। तो मैं अभी कनाडा में रह रहा हूँ, तो दिस विल बी माई कंट्री ऑफ रेजिडेंस राइट नाउ। सो डू यू हैव अ फैमिली हु इज़ कैनेडियन सिटीजन। नो। सो मैं नो कर दूंगा। आपका जैसे भी कंडीशन हाँ या ना होगा तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मेरे को है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो अब मैं अपना बर्थ डेट डालूंगा, बर्थ डेट भी डाल दिया। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट के और क्वेश्चन आएंगे हमारे लिए। आगे क्वेश्चन आया, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड US सिटीजनशिप समथिंग समथिंग। हम कहेंगे नो ब्रो, हमारे पास कुछ नहीं है अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द करंट इमिग्रेशन स्टेटस। बिकॉज आप अभी स्टूडेंट परमिट पे हो, आपका कोई और स्टेटस है नहीं, तो आप स्टूडेंट डील करोगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं, डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस। अब ये कोऑप वर्क परमिट नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट एट अ पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन एंड वांट टू वर्क ऑफ कैंपस। अब लोगों को लगता है इसका आंसर येस होना चाहिए, बट एक्चुअली इसका आंसर होगा नो, ओनली बिकॉज कि आप अभी स्टूडेंट नहीं हो। आप स्टूडेंट, आप स्टडी वर्क, आप एक डिफरेंस समझो, आप स्टडी परमिट पे हो, बट यू नॉट अ फुल टाइम स्टूडेंट हु कैन वर्क इवन 20 आवर्स। यू नॉट अ फुल टाइम स्टूडेंट, यू आर जस्ट ऑन स्टूडेंट परमिट। तो आप 20 घंटे भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो आप नो कर दोगे। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन फॉर विच योर स्टडी परमिट वॉज फुल टाइम एंड अ मिनिमम ऑफ 8 मंथ्स। हम बोलेंगे येस, हम उससे ग्रेजुएट हुए हैं। इज़ योर वर्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टडीज़। अब ये कोऑप के लिए फिर से पूछ रहा है, बट हम इसको कर देंगे नो। ठीक है, हैव यू बिन टोल्ड बाय इमिग्रेशन दैट यू अप्रूव फॉर परमानेंट रेजिडेंस। भाई अगर परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्रूव हो गए तो वर्क परमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, लोगे ओके, तो यहाँ पे नो कर देंगे। एंड हैव यू मेड अ परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन। हम करेंगे नो। थोड़े रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बट यू नीड टू सी कि आप सही आंसर करो। डू यू हैव अ रिटन जॉब ऑफर। अगर आपके पास जॉब ऑफर होगा तो आप येस कर देना, अगर नहीं होगा तो मैं तो नो कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पे तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम स्कूल दैट कन्फर्म्स यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी। आपके पास ऐसा कुछ है जैसे आपका लेटर या फिर ट्रांसक्रिप्ट। हम बोल देंगे है, यस। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज़ अ मैरिटल स्टेटस। बिकॉज आई एम सिंगल सो आई विल पुट इट सिंगल, वॉट एवर योर स्टेटस इज जस्ट पुट दैट इन। एंड ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन। अब आपको नहीं पता कि आप अभी आगे जाके कहाँ जाओगे। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू नो दैट। सो अभी क्योंकि आप ओंटारियो में ही मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रहे हो तो आप ओंटारियो भरोगे, या अगर कोई और प्रोविंस में रहे हो तो वहाँ का भरोगे। ठीक है, तो मैं ओंटारियो में, मैंने पूरी स्टडी करी अपनी, तो मैं ओंटारियो भर दिया।
ओंटारियो भर के हम आगे चलते हैं। अब उसने मेरा सारा एक क्वेश्चनेयर एनालाइज करके मेरे को 2 ऑप्शन दे दिए कि भाई या तो आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर लो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर लो, क्योंकि उसने मेरी सारी स्टडी करी, ठीक है, मेरे क्वेश्चनर के हिसाब से। तो टेम्परेरी वीज़ा तो आपको पता ही है, अगर मेरे को कनाडा से बाहर जाना, अगर मेरा वीज़ा जो हमारे पासपोर्ट पर लगता है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को लेके आप बाहर जा सकते हो और आ भी सकते हो वापसी। बट मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इन कनाडा पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब ये बोलेगा क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो आई डू कंटिन्यू। अब क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं, डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम कॉलेज दैट इन्फॉर्म्स यू, फिर से वो वाला क्वेश्चन आ गया, आपका ट्रांसक्रिप्ट या कुछ है, तो हम बोल देंगे यस है हमारे पास। तो उसको आंसर करने के बाद अगला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लोगों को लगता है कि उनका मेडिकल एक्सपायर में भी हो गया है तो उनको अब फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा या बोलेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन आया है, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड इन बाय अ पैनलिस्ट विद इन 12 मंथ्स। मेरा तो नहीं है, बिकॉज मेरा मोर देन 2 ईयर्स हो गया है मेडिकल एग्जाम कराए, तो आई डू नो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे में कह रहा है कि डू यू लिव इन अ डेजिग्नेटेड कंट्री और टेरिटरी। सी डेजिग्नेटेड कंट्री पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंट्री होती है जहाँ पे अगर आप रह चुके हो तो उसको आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो और वो उसका कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेजिग्नेटेड कंट्री है, आप इसको क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन Canada is not a designated country, okay, so I'll put no because last 6 months, because more than 2 years हो गए मेरे को कनाडा में रहते हुए, और मैं कनाडा में यूँ बाहर नहीं कभी गया, तो मैं नो कर दूंगा क्योंकि मैं कनाडा में था। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब मेरे को पूछ रहे हैं आप इनमें से किसी उसमें काम करते हो जॉब में, अगर आप करते हो तो देन यू विल पुट येस, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। बट आई डोंट वर्क इन एनी ऑफ दीज occupations because my field is not medical related, so I'll put no. You getting it right? So अगर क्योंकि मैंने नो करा है तो अब आगे जाके मेरे से ये मेडिकल नहीं मांगेगा कि आप मेडिकल फिर से कराओ। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे हो तो आपको उसकी भी एप्लीकेशन अगर सबमिट करानी हो तो आप इसी में कर सकते हो। तो मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। अब क्या होता है कि कभी बाहर से कराते हो ये चीज़ें तो आपका एजेंट एक्सेस रखता है अपना, ठीक है। बट मेरे केस में क्योंकि मैं ही हैंडल करूँगा तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा कि मैं किसी को एक्सेस नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स फॉर एनी एप्लीकेशन टू कम टू कैनेडा। अब मैंने लास्ट 10 साल में तो करे हैं, बिकॉज 2 साल पहले तो मैं आया था और मेरा 2 साल पहले फिंगरप्रिंट हुआ था, तो आई विल से येस, ओके। अगर आपका 10 साल से ज़्यादा हो गया फिंगरप्रिंट दिए तो आप नो करके बायोमेट्रिक्स आपका फिर से होगा कनाडा में। अगर नहीं, आपका लेस दैन 10 ईयर्स है तो आपको सही है, आप येस करके आगे बढ़ो। सो अब बता रहे हैं कि अब हम फाइनल स्टेप्स तक जा रहे हैं। तो वो उसका ये बोल रहा है, देयर आर फीस एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन, यू विल बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एग्जेम्प्ट। तो आप खुद फ़ी भरोगे या फ़ी एग्जेम्प्ट हो आप। तो आपको मैं एक बार इसका क्लिक करके दिखाता हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, एक ये बार नोट कर लो, अभी इतने सारे क्वेश्चंस थे उनके बगल में हमेशा ये एक ब्लू क्वेश्चन मार्क था। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करके पता कर सकते हो येस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विद स्कैनर। आप स्कैनर या कैमरा से कर सकते हो, हम बोलेंगे येस। तो हमारे पास ऑलरेडी स्कैन है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो विल यू बी एबल टू क्या है, विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। येस, मैं अब ये सारे कार्ड्स होते हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई कार्ड है तो आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। बिकॉज मेरा वीज़ा है, क्योंकि स्कोशिया बैंक आपको वीज़ा कार्ड देता है, तो अब मेरे पास वीज़ा है तो मैं उसको येस कर दूँगा, ठीक है। मास्टर कार्ड होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस का, आप उससे भी कर सकते हो, ओके। अब फाइनल स्टेप, ये क्वेश्चन का फाइनल स्टेप है, बाकी अभी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फाइनल स्टेप अगला आएगा। अभी ये सारा आपको रिव्यू करवा रहा है आपके आंसर्स कि आपने क्या क्या भरा है भाई। एक बार चेक कर लो, बाद में हमको मत बोलना आपने ये भरा था वो भरा था, चेक कर लो। और ये चेंजेस आप बाद में भी कर सकते हो। आप आगे क्या पता जब आगे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो उसके बाद आपको लगे यार मैंने क्वेश्चन में गलती करी थी, तो आप पीछे आके चेंजेस कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आगे। दे आर जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड ओवर हेयर यू कैन सी एज पर माई प्रोफाइल दे गेव मी सम आउटलाइन कि आपको ये चीज़ें सबमिट करानी है। पहली है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है।
ये एप्लीकेशन एक PDF होता है। तो एक तरीका बताता हूँ क्या होता है जब भी लोग इसको खोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, तो ये उनका ऐसा पेज आता है, जैसे अभी आपने देखा तो ऐसे आता है। ये पेज तब ऐसे आएगा, PDF उसको खोल रहे हो आप, उसको क्रोम पे खोल रहे हो, आप सीधा उसको क्लिक करके यहाँ पे खोलना चाहते हो, तब वो यहाँ पे नहीं खोलेगा। वो ऐसा बना ही नहीं है कि आपको यहाँ पे उसको दिखाएगा, तभी आपको वो कहता है प्लीज़ वेट। और अगर आप इसको डाउनलोड भी कर लोगे तब भी वो यही दिखाएगा आपको, तब आपका ये वाला पेज डाउनलोड हो जाएगा। और आपको बाद में आप सोचोगे यार इसमें प्लीज़ वेट ही आ रहा है, कोई अच्छा फॉर्म ही नहीं निकला इसमें से, कोई बढ़वाना क्या चाहते हैं। तो इसको सही तरीके से डाउनलोड करने का कैसे आप करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ये खुलता है, ठीक है, ऑप्शन। तो आपको क्लिक करना है सेव लिंक एज। अब इस लिंक को सेव करना है आपको, तो सेव लिंक एज पे क्लिक करा। जैसे क्लिक करा इसने मेरे को ऑप्शन दे दिया कि इस पर क्लिक करके सेव कर लो। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं फिर से नहीं करूँगा। अब साइड में ये देखो, अब मैं अडोबी से खोलूँगा ना, अडोबी से आपको खोलना हमेशा, अडोबी एक्रोबैट रीडर DC, इसको आप डाउनलोड कर लेना और इससे आपका ये सही फॉर्म खुल जाएगा। इसका फॉर्म का नाम है एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशंस, एक्सटेंड माई स्टे और रिमेन इन कैनेडा एज अ वर्कर। ओके, तो ये आपका फॉर्म होगा। यहाँ पे जैसे वो फॉर्म आप फिलअप कर दोगे सब कुछ, तो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। ओके, अगला जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। यू नीड टू बी श्योर कि आप सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। तो पहले में आ जाए आपका रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट। तो आपके कॉलेज ने आपको ट्रांसक्रिप्ट दे रखी होगी आपको, जैसे मोहॉक है तो मोहॉक का एक चीज़ है, तो मोहॉक क्या करता है, आपको पोर्टल ट्रांसक्रिप्ट दिखा देता है, बट आपको एक वो ऑफिशियल मेल भी भेजता है जिसपे आपको आती है कि ये आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है। तो आप ऑफिशियल मेल का वेट कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा दिन नहीं लगते उसको आने में। तो जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा उसके 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट लेके आप यहाँ पे अपलोड कर दो। कंप्लीशन लेटर उसके 1-2 हफ्ते बाद आता है, फिर वो आएगा तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दो। 2 चीज़ें ऑलरेडी अपलोड हो गई, यू आर गोइंग गुड। अब थर्ड चीज़ होती है पासपोर्ट। यू कैन जस्ट गो टू अ नियर बाय प्लेस वेयर दे हैव प्रिंटर और स्कैनर, यू कैन जस्ट स्कैन ऑल द पेजेस ऑफ योर पासपोर्ट। आपको अपना पासपोर्ट वो वाला पेज जो फ्रंट और बैक होता है, जिस पर इन्फॉर्मेशन होता है, वो करना है। और एनी पेज विद स्टैंपिंग और वीज़ा, जब आप कनाडा आए थे तो आपका कनाडा वीज़ा लगा था उसको, या और उसके बगल में एक पेज पे स्टैंप लगा होता है, ठीक है। तो उन दोनों को आप स्कैन करके सेव करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपको सारे पूरे पासपोर्ट का जो ब्लैंक पेजेस हैं उनको भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू इट। एंड द लास्ट थिंग इज़ डिजिटल फ़ोटो। अब खिंचवा लो फ़ोटो कोई भी स्टूडियो जाके, आई गेस 50 या $100 से लेगा, और कितने दिन भी लेके आपका डिजिटल फ़ोटो निकाल लेगा और वो आप अपलोड कर देना यहाँ पे। तो चारों चीज़ें तो रेडिली अवेलेबल है, बस आपको फॉर्म भरना है जिसमें टाइम लग सकता है। तो वो अगर आप तबीयत से आराम से बैठ के करो तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी ये नीचे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भर दोगे तो चलो उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, बट स्टिल अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वर्क परमिट मिलने ही वाला है। तो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, एंड आपको वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ आपको दिखा देते हैं फ़ीस कितनी है। तो पहली चीज़ है वर्क परमिट का, जो उसका कॉस्ट होता है 155, और बिकॉज ये ओपन वर्क परमिट होल्डर फ़ी भी लगेगी इसमें, तो वो $100 और डाल दो तो ये टोटल बन जाएगा $255, ठीक है। तो मेरे को टोटल $255 पे करने अपने वर्क परमिट को लेने के लिए, कि आपको बस एक एक करके सारे अपलोड करने हैं। मेक श्योर कि आपकी साइज़, आपके जो फ़ोटोज़ हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका साइज़ बराबर हो जो इनको चाहिए। कभी कभी ये बता देते हैं कि अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो आपको उसमें क्या करना है, अगर उसका साइज़ छोटा करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, आपको उसका गूगल पे जाके बस आपको लिखना है JPG साइज़ कंप्रेसर, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आपको जैसे कंप्रेस JPG में, यहाँ पे आप अपने JPG या फिर जो भी आपकी फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे लिख के, PDF होगी तो PDF, JPG या फिर वर्ड है तो वर्ड फाइल, तो उसका साइज़ कंप्रेसर करके उसका साइज़ यहाँ पे छोटा हो सकता है ऐसी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट से आपको साइज़ छोटा कर लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना, और $255 आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से आप पे कर देंगे, तो यू विल बी गुड टू गो। एंड वर्क परमिट को आजकल आने में लग रहा है टाइम, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस क्या चल रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम कितना होता है। तो इसने मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैंने उसको भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क परमिट का आप जैसे देख रहे हो प्रोसेस टाइम क्या है,
अभी वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम चल रहा है 123 डेज, 4 महीने होता है, 4 महीने में आपका वर्क परमिट आ जाएगा। बट मोस्टली उससे पहले भी आ जाता है, बट कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद भी आता है। सो डोंट वरी, जैसे द टाइम यू अप्लाई for your work permit, after that you will be eligible to work full time, so don't worry about it. Even if it comes late, then don't worry, you can still work and you can still go to get any job and start working. So आपके पास 3 साल का टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आपका बस ये प्लस टाइम चलेगा अगर आप सोचो एक तरह से कि आपका 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है आपको, प्लस ये जो 123 दिन हो रहे हैं वो मिल रहा है, तो यू आर इन अ गुड सिचुएशन। तो इफ़ यू मेड इट सो फार, जस्ट गिव इट अ लाइक। आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन इसके प्रोसेस में डाउट आ रहा है या फिर इसकी एप्लीकेशन भरने में दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट से बताओ, मैं उसके भी इस फॉर्म को भरने की भी एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। या तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे 1-to-1 चैट के लिए, तो वी विल बी चैटिंग एंड टेलिंग यू कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट बेटर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।